हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया रहिए। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 के टैक्सेशन के पेपर में कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन में आपको फंस सकते हो, फंसने वाला पॉइंट सिंपल, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन में आप फंस सकते हो उस पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले। कॉस्टिंग का भी करेंगे, लेकिन आज हम लोग एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिकली हम लोग टैक्सेशन का डिस्कस करते हैं। तो टैक्सेशन में बेसिकली आपका थियोरेटिकल पोर्शन में हटा देता हूँ, जो बेसिक्स ऑफ टैक्स है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, देन एग्रो इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है ना, देन एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, उन सबको हम लोग अवॉइड करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपके हैं, ओनली प्रैक्टिकल, उसमें हम लोग पीजीपी को हटा देंगे। पीजीपी है आपका एक हेड ना, उसको हम लोग हटा देंगे। अदर सोर्सेज में कुछ फंसने वाला नहीं है। मेन फंसने वाले आपके दो चैप्टर से, तीन चैप्टर में बोल देता हूँ। पहला चैप्टर है सैलरी, सेकेंड चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी एंड थर्ड चैप्टर है आपका कैपिटल गेन्स। तो आइए उस पर हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं। तो टैक्सेशन, राइट, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स इसको हम लोग का नाम है, आपको पता ही होगा, डायरेक्ट टैक्स 1 है ना, वो आपका सेम 4 में आने वाला है। इसमें हम लोगों ने क्या बोला, पहला हम लोग डिस्कस करते हैं सैलरीज के ऊपर। सैलरीज में भी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरीज का दो पार्ट है ना, एक इनकम फ्रॉम सैलरी और एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ना। सैलरी में आपका दो पार्ट है, एक इनकम फ्रॉम सैलरी, एक रिटायरमेंट बेनिफिट। तो हम लोग पहला आज अभी डिस्कस करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज में आप कहाँ कहाँ फंस सकते हो। तो पहला आपका फंसने वाला पॉइंट है, पहला आपका फंसने वाला पॉइंट है जो कार फैसिलिटी होती है ना, इसमें मोस्टली लोग, इसमें हो सकता है कुछ लोग को ये बहुत इजी लगता हो, अच्छी बात है, बट मोस्टली सब कार फैसिलिटी समझने में दिक्कत होती है। और ये मैं असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, मतलब जो सबसे ज्यादा लोग को परेशान करते हैं उसको पहले लिखूंगा और जो सबसे कम लोगों को परेशान करते हैं उसको एकदम आखिरी में लिखूंगा। कार फैसिलिटी, देन आपका एक पॉइंट आता है इसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या बोला मैंने? रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 वाला जो है वो वाला। तो उसमें एक है क्या, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये दोनों ही परक्विजिट्स के केसेस में आते हैं। ठीक, चलिए और एक पॉइंट आपका क्या फंसने वाला है, और एक पॉइंट आपका फंसने वाला है इसमें रिकॉग्नाइज, सिंपल मैं लिख देता हूं, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का मतलब कि कौन कौन से तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं ना, रिकॉग्नाइज, स्टैचुरी, अनरिकॉग्नाइज है ना। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो वो सारे प्रोविडेंट फंड का क्या ट्रीटमेंट है आपका सैलरी के चैप्टर में, उस पर आप लोग फंस सकते हैं। और कितना परसेंट एक्सेप्टेड है, आरपीएफ में 12% है एंड ऑल, वो वाले सारे पॉइंट्स। देन 4 नंबर आपका है, 4 नंबर है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ के केस में 9.5% तक एग्जेम्प्टेड है, वही वाला केस है इंटरेस्ट ऑन। ये 4 पॉइंट हुए। और भी है, और भी है टैक्स फ्री परक्विजिट्स, टैक्स फ्री परक्विजिट्स। लैपटॉप आपको दिया गया है कंपनी की तरफ से, वो परक्विजिट है बट उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री है। तो ऐसे कौन कौन से परक्विजिट्स हैं जो टैक्स फ्री में आ रहे हैं, वो भी आपको अगर दे दे क्वेश्चन में तो उसको आपको लिखना नहीं है। और नहीं लिखना है, कितने लोग गलती से लिख देंगे ना, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी एक सर्टेन फंसने वाला आपका क्या है, पॉइंट है। देन मिसलेनियस पॉइंट्स में जैसे मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको, हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस। इसमें लोग तब फंसेंगे ना जब बोल देगा क्वेश्चन में कि जिसको एचआरए मिल रहा है वो अपने ही घर में रहता है, वो कहीं रेंट पे नहीं रहता, तो एचआरए उस केस में क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे एचआरए, इसलिए मैंने लिखा एकदम एंड में बोला ना, इसमें ज्यादा लोग नहीं फंसते, ये मोस्टली सबको समझ आ जाता है। बट अगर वहां कंडीशन डाल दिया कि घर उसका अपना है, अब आपने ऐसे पहले प्रैक्टिस ही नहीं किया, रट के गए हैं एचआरए, अरे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013 है एंड रूल 2BB, पहला एक्चुअल अमाउंट, देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में बेसिक डीए कमीशन लेना है, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, देन 40 और 50% ऑफ सैलरी अकॉर्डिंग टू द सिटीज, यानी मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो। ये रटा हुआ है, रटा रटाया है, बोल दिया बीच में अपने ही घर में रह रहा, फंस गए, सारा कैलकुलेशन कर दिया आपने, आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर वो अपने ही घर में रहता है तो उसको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। देन नंबर 7, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस। एजुकेशन का अलग रूल है, हॉस्टल का अलग रूल है। सर लिखा क्यों आपने?
इसमें भी अगर जिसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, जिसको चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है उसको कोई चाइल्ड ही नहीं है, नो एग्जेम्पशन, फुल्ली टैक्सेबल। और अगर चाइल्ड है तो मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन तक का आपको डिडक्शन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, और बाकी आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये है प्रोविजन। एजुकेशन के केस में होता है ना 100 पर मंथ, 300 पर, वो तो हम लोग चर्चा करेंगे, और इन सारे पॉइंट्स को लिखने का इन सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे। अपना एकदम फ्रीक्वेंटली आप स्टे ट्यून्ड रहना और चैनल पे, आपको इस सब का भी डिटेल में आपको पता चलते रहेगा कि कार फैसिलिटी कैसे सॉल्व करनी है, रेंट रिकॉर्ड, ये सारे फंसने वाले पॉइंट्स है सैलरी में। जब आप बड़ा क्वेश्चन बनाओगे सैलरी का, बेसिक डीए, कमीशन, बोनस देने, उसके बाद ये सारा आपका क्या है उसमें फंसने वाला पॉइंट्स है। अब ये तो हो गया फंसने वाला पॉइंट। इसका ही एक और पार्ट है, क्या बोला मैंने, सैलरी का ही एक और पार्ट है जिसका नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सैलरी का ही एक और पार्ट है क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट, यहीं पे लिख देता हूँ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सैलरी का ही पार्ट है, या तो बड़ा क्वेश्चन आएगा सैलरी का, या तो रिटायरमेंट बेनिफिट में से, ऑप्शन में से आपको कोई भी कर सकते हो। तो इसमें आपका फंसने वाला पॉइंट क्या है, इसमें फंसने वाला पहला पॉइंट है, फंसने वाला नहीं, यहाँ एक्चुअली क्या है, प्रोविजंस भूल जाते हो या आपको ये बहुत हार्ड लगता है, इसको स्किप कर देते हैं लोग, तो यहाँ पे सारे ही मैं बोल देता हूँ फंसने वाला पॉइंट है। ग्रेजुटी, आपका ग्रेजुटी का प्रोविजन, कवर्ड नॉट कवर्ड कैसे कैलकुलेशन करनी है, पेंशन का प्रोविजन, लीव सैलरी इनकैशमेंट का प्रोविजन, लीव सैलरी इनकैशमेंट इसका प्रोविजन, देन लीव सैलरी इनकैशमेंट, देन आपका एक और पॉइंट आता है इसमें, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या वॉलंटरी रिट्रीचमेंट कॉम्पनसेशन, वो वाला है ना, वीआरएस का प्रोविजन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपका अब सैलरी में फंसने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में 15 मार्क्स के चैप्टर में आप कुछ ये पॉइंट्स में फंस सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपका, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कहां कहां फंस सकते हैं सर? हाउस प्रॉपर्टी हम लोग इसमें पॉइंट्स में फंस सकते हैं। इसमें कोई आप ऐसा कोई बड़ा प्रोविजन नहीं है, जैसे सैलरी में है ना, इसका अलग प्रोविजन है, इसका अलग प्रोविजन है, इसका अलग रूल है, इसका अलग, इसमें कोई सेपरेट ऐसा प्रोविजन में आप नहीं फंसोगे। इसमें आप छोटे छोटे माइनर से पॉइंट में फंसोगे। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, एंड क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू, और इन दोनों का मेट्रो सिटी में अलग एप्लीकेबिलिटी है। मेट्रो सिटी आपके 4 है ना, टैक्स के केस में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, एंड नॉन मेट्रो में आपका अलग थोड़ा सा सीन है इसका। जैसे अगर ग्रॉस मेरा 100 है ना, नेट मेरा कितना होगा, नेट मेरा 90 होगा अगर मेरा नॉन मेट्रो सिटी है तो, और अगर नॉन मेट्रो है तो ग्रॉस मेरा 100 है, नेट भी मेरा 100 होगा। देखो जिस सीक्वेंस, मेट्रो सिटी के लिए अगर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 100 है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू 90% हो जाएगी, 10% कम। और नॉन मेट्रो के लिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अगर 100 है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू भी 100 ही रहेगा। अगर आपका हावड़ा है दोनों में बराबर रहेगा, अगर आपका कोलकाता है दोनों में डिफर कर जाएगा। हालांकि उसमें और भी होता है वाटर टैक्स, सेवेज टैक्स, एक्सेट्रा, बट आपके इसमें उतना रिलेवेंस नहीं होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट्स तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, तो अभी मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ कि इस दोनों को बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक को हमारे को, क्योंकि हमको दोनों का इस्तेमाल करना है। जब हम म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे ना तो हम नेट वैल्यू पे निकालते हैं, लेकिन जब फेयर रेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं ना तो हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल को ले जाते हैं, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू को। देन इसमें आप वैकेंसी वाले पॉइंट में फंस सकते हो, वैकेंसी पीरियड वाले पॉइंट में फंस सकते हो कि वैकेंसी पीरियड आपको निकालनी नहीं आ रही है। देन आप इसमें पार्टली लेट आउट वाले सेक्शन में फंस सकते हो। क्या बोला मैंने, पार्टली लेट आउट, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। जैसे आपको अमाउंट दे दिया ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट 1,50,000 और आपको बोल दिया कि आधा हिस्सा आपका लेट आउट है, आधा हिस्सा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मतलब 1 लाख में से 50,000 आप कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन करने के लिए ले जाओगे लेट आउट का, और 50 में से 25,000 आप ले जाओगे कैलकुलेशन करने के लिए लेट आउट का। बाकी 50 और 25 आपका कैलकुलेशन किस में बढ़ जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में। और हालांकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू नील, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक
ये भी एक फंसने वाला पॉइंट है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख से ज्यादा आप इंटरेस्ट की क्लेम नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। तो इस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे। देन 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट में आपका ये तो हो गया पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। 5 नंबर पॉइंट आप लोग कहां कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट जो है, प्री एक्विजिशन, प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट में आप लोग फंस सकते हो कि ये निकालना नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। देन आप कहां फंस सकते हो, चलो इसी को मैं बोल देता हूं फंसने वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मस्ट नॉट एक्सीड 2 लाख। क्या बोला मैंने, मस्ट नॉट एक्सीड 2 लाख। ये वाला पॉइंट याद रखना कि जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट नहीं, लेट आउट में 5 लाख भी होगा चलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको सेक्शन 24 में मिलता है, डिडक्शन है ना 30% ऑफ एनएवी के बाद सेक्शन 24B में आपको जो मिलता है। तो लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट, ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट, जिसमें अलग प्रोविजन सिर्फ ये वाला मैं बोल दूंगा कि अलग प्रोविजन है, बाकी सारे पॉइंट्स है जस्ट सैलरी की तरह। ये नहीं कि ग्रेचुइटी का अलग ही रूल है, पेंशन का अलग ही रूल है, लीव सैलरी का तो भाई अलग ही रूल है, इधर प्रोविडेंट फंड्स का अलग ही रूल है, इनका सबका डिफरेंट रूल्स है, बट इसमें रूल एक ही है, फॉर्मेट एक ही बनेगा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स एडिशनल ऐड हो जाए, जैसे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट आप करते हो ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। देन ये हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी का। अदर सोर्सेज को तो मैं इस लिस्ट में रख ही नहीं रहा, 2 पॉइंट है उसमें बस, एक लॉटरी वाला, एक फैमिली पेंशन वाला, बात खत्म। और कुछ पॉइंट्स माइंड में रखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम अगर कंट्री के बाहर का है तो उसको लेना है, इंडिया का है नहीं लेना है, सिंपल। वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है अदर सोर्सेज के केस में। अभी हम लोग लेते हैं कैपिटल गेन, हालांकि इसमें कोई फंसने वाला पॉइंट होगा नहीं। कैपिटल गेन, इसमें आपका एक ही फंसने वाला पॉइंट है, आपको इसकी थियोरी नहीं पता, थ्योरी क्लियर नहीं है फंस जाओगे। डेट्स क्लियर नहीं है कि कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग होने से किसको लॉन्ग टर्म मानते हैं, किसको शॉर्ट टर्म मानते हैं, किसको कैपिटल एसेट मानते हैं, किसको कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं, पर्सनल यूज वाली चीज को नहीं मानते, बट कुछ ऐसे पर्सनल यूज जिनको हम कैपिटल एसेट मानते हैं, वो सारा थ्योरी आपको नहीं पता, फंस जाओगे। सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट आप इसमें फंसने वाला नहीं है, मतलब डिडक्शंस अगर आपको कभी दे दिया डिडक्शंस, तो आपने हर एक चैप्टर में डिडक्शन किया है, इसके चैप्टर का डिडक्शन आप नहीं करोगे, घर के बदले घर खरीदना 54 सेक्शन का डिडक्शन है, वो सब अगर नहीं करोगे तो आप इस चैप्टर में भी फंस सकते हो कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल तो दिया, बट आपने डिडक्शन ही नहीं डाला, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मैं इस चैप्टर में कोई पॉइंट नहीं रखता। हाँ, एक पॉइंट अगर मैं बोल देता हूं, एसेट परचेज बिफोर 1/4/2000, मतलब कि 2000 या 2001 से पहले का कोई एसेट है, मतलब एसेट परचेज हुए 90s के टाइम पे, तो आपको उस वैल्यू को नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है वही स्टार्ट कब से होता है, 2001 से 2000 से होता है ना, 2000 से होता है, ठीक है, 100 स्टार्ट होता है ना लिस्ट में, तो उससे पहले का जो भी है उसको आपको नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है टैक्सेशन में जो आप कर सकते हो। पीजीपी इसमें मैंने नहीं रखा है, क्योंकि पीजीपी का इसमें हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन कर लेंगे ना, तो वो आपका काम हो जाएगा, और पीजीपी में ज्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये मेन आपको फंसाने वाला है। ये सारे को इसलिए मैंने रखा है क्योंकि पीजीपी तो हो जाएगा, अदर सोर्सेस भी हो जाएगा, थ्योरी आप कर लोगे, ये पॉइंट्स जो है आपका अलग अलग है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट फंसने वाले ये सारे हैं अलग अलग चैप्टर्स में। तो ये इसलिए ये सारे पॉइंट्स को मैंने रखा है, शॉर्टलिस्ट किया है कि इन सब पॉइंट्स पे फोकस करके काम करना है, जिससे आपका कंफर्म मार्क्स हो जाए। ये नहीं कि आप यहाँ से रट लिया मैंने कि अरे वो पेपर कर लेते हैं ना, ये पेपर कर लेते हैं ना, हो जाएगा, रट लेते हैं, नहीं होगा, बीच में कुछ चेंज कर दिया फंस जाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसमें ना एक प्रोविजन आता है जिसमें हम लोग 10 महीने की सैलरी लेते हैं एवरेज, अब बीच में इंक्रीमेंट कर दिया तब क्या करोगे, तब 6 महीना अलग 4 महीना अलग लेना पड़ेगा, अब वो भी 4 महीना पहले आप पीछे जाना है आगे जाना है, कितना कंफ्यूजन है ना। इसीलिए इन सब पॉइंट्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम करता होगा इन सब पॉइंट्स में। तो इसी सब को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, और उसका हमारे को फ्रीक्वेंटली आपको उस पर सारा वीडियोस मिलता रहेगा, तो आप स्टे ट्यून बने रहिए हमारे
चैनल पे, ठीक है। तो आपको हम लोग पहला कार से शुरू करेंगे, आप देख ही सकते हो पहला पॉइंट मैंने रखा ही है, कार फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, देन ये सारा पॉइंट्स को हम लोग खत्म करके देन ग्रेजुइटी, देन दिस, देन दिस, देन दिस कंप्लीट। ये हार्डली मेरे को लग रहा है इस वीक नेक्स्ट वीक तक मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा। एग्जाम से तो काफी पहले, जब तक आपके हाथ में एडमिट आएगा उससे पहले ही ये निपट चुका होगा सारा पॉइंट्स। जब तक आपके हाथ में सीयू का एडमिट आएगा उससे पहले ही आई गेस निपट जाएगा ये। 13 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड मिल सकता है ना, ये न्यूज़ है, तो उससे पहले ही ये हो जाएगा सारा पॉइंट्स। उसके बाद आराम से जाना, 24 को एग्जाम देना, और वजह से कहीं फंसने वाला पॉइंट है ही नहीं। जब सारा फंसने वाले पॉइंट्स को कर ही लोगे तो क्या बचेगा, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं इसी के साथ तब नेक्स्ट वीडियो में अपने, और तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।